हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर्स। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काउंटर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने काउंटर्स में असिंक्रोनस काउंटर के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में अब हम यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली सिंक्रोनस काउंटर्स ये आपके क्या होते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको असिंक्रोनस काउंटर पढ़ाया था, ब्रीफ में ही पढ़ाया था, लेकिन जो भी मैंने आपको पढ़ाया था उसके क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिंक्रोनस काउंटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि सिंक्रोनस काउंटर ऐसे काउंटर होते हैं जिनमें आप सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप आपके एक साथ काम करते हैं, जिससे कि हेलो सोजवल, जिससे कि आपके जो आउटपुट है, जो आपका फाइनल रिजल्ट है, वो आपको बहुत जल्दी मिलता है। ये पॉइंट आप बोल सकते हो, क्योंकि सभी के सभी जो फ्लिप फ्लॉप है अगर एक साथ काम करेंगे तो जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा। जबकि असिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप को आप डिफरेंट टाइम पे क्लॉक अप्लाई करते थे। तो यहां पर अब अगर हम लोग सिंक्रोनस काउंटर को स्टार्ट करें तो सिंक्रोनस काउंटर के केस में बेसिक थ्योरी तो हमें पता ही है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। गुड मॉर्निंग मोहम्मद रजात। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो रिंग काउंटर ये सबसे ना बेसिक है सिंक्रोनस काउंटर के केस में, जहां से हम स्टार्ट ले सकते हैं। वैसे सिंक्रोनस काउंटर बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना है, बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन रिंग काउंटर के लिए, हेलो लिपिका, रिंग काउंटर अगर आप स्टार्ट लोगे तो समझ जाओगे तो उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको थोड़ा इजी लगेगा। तो रिंग काउंटर एक तरह से आप बोल सकते हो थ्योरी ही है आपके लिए। तो यहां पर मैं 4 बिट का रिंग काउंटर आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं और उसके थ्रू हम लोग ना सिंक्रोनस काउंटर की बेसिक थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला, सिंक्रोनस काउंटर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, क्लॉक, जो कि सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप को आप एक साथ दोगे। और चूंकि सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप को आप एक साथ क्लॉक देने वाले हो ना, इसलिए हेलो अमान, तो अगर आप सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक देने वाले हो, इसलिए सभी के सभी एक साथ काम करेंगे। तो यहां पर आपको वो चीज देखने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये सभी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, जैसा आप असिंक्रोनस काउंटर में देखा करते थे। तो यहां पर अब अगर मैं इनपुट्स भी अप्लाई कर दूं आपके लिए, तो कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनता है, Q0, Q1, Q2 और Q3। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका 4 बिट रिंग काउंटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 4 बिट कैसे हुआ, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप मैंने यहां पर कंसीडर किए हैं। तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करें तो आप ध्यान से देखना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से ही समझाया हुआ है कि आपको ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। ट्रुथ टेबल हमेशा क्लॉक और आउटपुट्स, ये आपका ट्रुथ टेबल हमेशा आप बनाओगे। हेलो सुमित। तो आप ध्यान से अब देखो, अगर आप क्लॉक 0 लेकर चलते हो, क्लॉक 0 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया है, रजिस्टर वाले लेक्चर में भी समझाया था कि क्लॉक 0 पे जनरली आप आउटपुट अपने 0 0 0 0 ले लेते हो, सभी के सभी रीसेट ले लेते हो। यहां पर अगर आप ऐसा काम करते हो, यहां पर अगर आप 0 0 0 0 लेते हो तो क्या इश्यू आएगा, पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। आप ध्यान से देखो, ये आपका ना सिंक्रोनस काउंटर है, मतलब वैसा वाला प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है जो प्रोसेस आपने पढ़ा था रजिस्टर्स में। असिंक्रोनस काउंटर वाला प्रोसेस मत यूज कर देना, क्योंकि यहां पर सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स मिल रही है। तो मैंने आपको रजिस्टर में भी ये कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक मिलेगी तो सभी के सभी एक साथ काम करेंगे। तो आपका टारगेट क्या होगा कि पहले सबके एक साथ इनपुट डिसाइड करो बाय यूजिंग प्रीवियस क्लॉक पल्स आउटपुट, देन एक साथ सबके आउटपुट लो। और यहां पर सबसे खास बात क्या है हमारे लिए कि मैंने यहां पे डी फ्लिप फ्लॉप लिया है। डी फ्लिप फ्लॉप की सबसे खास बात क्या होती है कि जो इनपुट होता है वही क्या होता है, आपका नेक्स्ट आउटपुट होता है। तो अगर यहां पर मैं क्लॉक 1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो जो क्लॉक 0 के आउटपुट है ना, उसका इस्तेमाल करके पहले हम सबके इनपुट डिसाइड करेंगे, बिना आउटपुट लिए, बिना नेक्स्ट आउटपुट लिए, पहले हम सबके यहां पर इनपुट डिसाइड करेंगे। तो D3 का कितना है, Q0 मतलब 0, D2 का कितना है, Q3 मतलब 0, सभी के सभी इनपुट आपके 0 हैं। तो चूंकि आपके सभी के सभी इनपुट 0 हैं, इसका मतलब आउटपुट भी क्या हो जाएगा वापस से आपका 0 0 0 0। तो ऐसे में तो आप कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे।
चूंकि आपके सभी के सभी इनपुट जीरो हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा काउंटर का। काउंटर का काम ही होता है काउंट करना। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, रिंग काउंटर एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, या आप सोच भी सकते हो आराम से कि आपको जो पहला स्टेट है, जो क्लॉक जीरो वाला इनिशियल स्टेट है, वो 0000 नहीं लेना है, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वैसे मैक्सिमम जगहों पर इनिशियल स्टेट हम यही लेकर चलेंगे, लेकिन यहां पर नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर मैं स्टैंडर्ड ही लेकर चल रहा हूं जो कि है 1000। मैं यहां पर इनिशियल स्टेट लेकर चल रहा हूं 1000। मैंने आपको क्लियर भी करा दिया कि 0000 क्यों नहीं ले सकते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखो, फिर से जो क्लॉक जीरो के आउटपुट्स हैं उनका इस्तेमाल करके क्लॉक वन के लिए पहले इनपुट डिसाइड करेंगे। तो D3 का इनपुट Q0 मतलब 0, D2 का Q3 है, Q3 कितना है 1, D1 का Q2 0, D0 का भी 0। तो आप क्लियरली देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ D2 का 1 होगा, बाकी तीनों ही आपके 0 हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप के केस पे जो इनपुट वही आउटपुट। तो चूंकि सिर्फ D2 को ही 1 मिल रहा है, इसलिए D2 वाला जो आउटपुट है Q2 खाली वो 1 आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप क्लॉक 2 की तरफ जाओगे तो क्लॉक 1 के आउटपुट्स को इस्तेमाल करोगे इनपुट निकालने के लिए। पहले बिना इनपुट निकाले आउटपुट नहीं लोगे, पहले सबके इनपुट एक साथ लेने आपको। तो D3 का इनपुट Q0 मतलब 0, D2 का Q3 0, D1 का Q2 1 और D0 का 0। तो सिर्फ D1 का 1 है, दैट मींस खाली आपका Q1 ही 1 आएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। शुभम बहुत इजी है, मतलब मैंने सिर्फ रिंग काउंटर बनाया है और मैंने जो रजिस्टर में थ्योरी पढ़ाई थी ना उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? तो आप समझ जाओगे एक दो स्टेप के बाद, और फिर डाउट रह जाए तो पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं। तो आप देखो यहां पर क्लॉक 3 की जब बात करोगे तो जो क्लॉक 2 के आउटपुट हैं उनका इस्तेमाल करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो Q1 है वो मिल रहा है D0 को, तो D0 ही खाली 1 है, बाकी सारे 0 होंगे, तो खाली आपका ये वाला 1 आ जाएगा। और अगर क्लॉक 4 की बात की जाए तो क्लॉक 4 को देखो, इसका इस्तेमाल करोगे तो Q0 1 है, Q0 मिल रहा है इसको, बाकी सारी वैल्यू 0 है, तो इन सब के इनपुट आपके 0 होंगे। तो खाली आपका इसका ही 1 है, तो इसका आउटपुट ही खाली 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1000। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस आपको यहां पर सेम आउटपुट वापस मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रिंग काउंटर मैंने आपके लिए बनाया है 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके 4 बिट रिंग काउंटर, उसका जो मॉड है आपका, मॉड आया है आपका 4। इसका मतलब अगर n बिट का यूज करता मैं, ठीक है ना, n बिट या आप बोल सकते हो n फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करता, तो मॉड कितना आता आपका n आ जाता। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहे हो, 5th के लिए 0100 सोचो अब करने की जरूरत नहीं है ना, ये इनिशियल स्टेट वापस आ गया। इनिशियल स्टेट वापस आ गया मतलब काउंटर की जो क्षमता थी, काउंटर की जो कैपेबिलिटी थी वो इतनी ही थी, वो सिर्फ 4 क्लॉक पल्स तक ही काउंट कर सकता है, उसके बाद वो रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे जब स्टार्ट में बच्चे काउंटिंग सीखते हैं तो 1 2 3 4 5, उसके आगे नहीं आता तो फिर बोलो तो रिपीट करना शुरू कर देते हैं ना, वैसे ही काउंटर भी होता है, उसको आगे नहीं आता तो वो बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 4 तक है। तो यहां पर मॉड n, अब यहां पर अगर आप समझोगे तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि टोटल अगर 4 फ्लिप फ्लॉप थे तो यह सिचुएशन आपने असिंक्रोनस काउंटर में भी पढ़ी थी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी भी पढ़ाई है कि अगर टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 16 स्टेट पॉसिबल हो सकते थे। मॉड मैक्सिमम क्या हो सकता था, 16 हो सकता था, लेकिन यहां पे सिर्फ मॉड 4 मिला। तो अगर मैं यहां पर बोलूं टोटल कितना हो सकता था, 2 की पावर n हो सकता था, मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ n, टोटल हो सकता था इस केस में 16, मिला कितना 4, मतलब कितने स्टेट वेस्ट हो गए मेरे, 12। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वेस्ट स्टेट की तो वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस n। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ना आपको सारी चीजें एक बार एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। नो डाउट इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉड ही है, लेकिन और भी चीजें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ठीक है?
तो ये होता है आपका रिंग काउंटर। मैंने 4 बिट का बताया, आप 3 बिट का, 6 बिट का बड़े आराम से बना सकते हो। मॉड एन ही हमेशा आंसर आएगा। और एक बात जो मैंने आपको समझाई कि फर्स्ट स्टेट कभी भी 0 0 0 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और सिंक्रोनस काउंटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। असिंक्रोनस काउंटर पढ़ लेने के बाद कंफ्यूजन होता है, ये मैं एग्री कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए। सिंक्रोनस काउंटर में सभी को एक साथ क्लॉक मिल रही है, तो पहले बड़े आराम से सभी के एक साथ इनपुट लोगे और फिर सभी के एक साथ आउटपुट लोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्लियर सबको? तो यहां पर मैं अब एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं आप सबके लिए, बहुत ही छोटा सा चेंज है। तो ये जो मैंने चेंज किया है आपका, ये आपका कहलाता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर, और इसी को हम कहते हैं जॉनसन काउंटर, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा चेंज लिया है, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। शुभम देखो, होता क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी चीजें की जा सकती हैं, टी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी चीजें की जा सकती हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिंग काउंटर है या जो जॉनसन काउंटर है, ये एक तरह थ्योरिकल काउंटर है, थ्योरी है एक तरह से, ठीक है। तो थ्योरी जो डिफाइंड है काउंटर के नाम पर, उसे हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो टी फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप कुछ भी हम इस्तेमाल वहां पर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड नाम है रिंग काउंटर या जॉनसन काउंटर। क्लियर पॉइंट? सो यहां पर, और देखो डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने के अपने फायदे बहुत हैं। डी फ्लिप फ्लॉप एनालिसिस करने के लिए आप देखोगे कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है, और दूसरा सिर्फ एक ही इनपुट होता है। जेके में दो दो हो जाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉनसन काउंटर और ट्विस्टेड रिंग काउंटर। देखो स्टार्ट के दो जो थ्योरिकल है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट एनालिसिस शुरू कर दूंगा जहां पर एफर्ट हमें देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। तो देखो स्टार्ट तो आपको हमेशा 0 0 0 0 से ही करना चाहिए। मैंने रिंग काउंटर में भी 0 0 0 0 से किया था, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए। यहां पर क्या आगे बढ़ पाएंगे? फिर से तरीका वही है कि जो इनपुट्स हैं पहले उन्हें डिसाइड करोगे और फिर एक साथ आउटपुट लोगे। तो अगर आप इनिशियल स्टेट 0 0 0 0 लेते हो तो आप ध्यान से देखो, D3 को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्यों 0 का बार 1 है, बाकी सबको 0 0 0 ही मिलेंगे। तो D3 को 1 मिल गया, इसका मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। तो यहां पर ये आपका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि इसको 1 मिल रहा था, बाकी सबको 0 मिल रहे थे, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहां से आगे बढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब रिंग काउंटर में जो प्रॉब्लम हो रही थी कि हम 0 0 0 0 नहीं ले सकते, यहां ले सकते हैं, यह बात ध्यान रखना। टू की अगर बात करें तो फिर से प्रीवियस क्लॉक पल्स का इस्तेमाल करो और पहले आराम से बैठकर सबके इनपुट डिसाइड करो। डी फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो D3 कितना होता है? Q0 का बार 1, D2 Q3 भी 1 है, D1 Q2 0 है और D0 Q1 0 है। तो आप देखोगे तो D3 D2 दोनों को 1 1 मिल रहा है, बाकी दोनों को 0 0। तो इन दोनों के 1 1 हो जाएंगे, इन दोनों के 0 0, ठीक है। फिर से Q0 का बार 1, ठीक है, Q0 0 था ना, तो उसका बार 1, D2 को भी 1, D1 को भी 1 और D0 को 0। तो 1 1 1 0। अगली क्लॉक पल्स क्या हो जाएगी? फिर से Q0 का बार 1 हो जाएगा, बाकी तीनों 1 है ही, तो यहां पर यह आंसर आ जाएगा आपका। और अभी भी हम पहुंचे नहीं है, रिंग काउंटर में तो 4 में बात हो गई थी, यहां पर नहीं हो पाई। इनिशियल स्टेट जब तक वापस नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते ही चले जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, क्लॉक नंबर 5, Q0 का बार मतलब 1 का बार 0, तो इसको 0 मिलेगा, बाकी तीनों को आप देख सकते हो 1 1 1 ही मिलेगा। तो 0 1 1 1, फिर यहां पर फिर से आप देख सकते हो अब 0 0 1 1, अब सेम प्रोसेस है, रिपीट होगा आपका, और ये आपका आंसर आ जाएगा मॉड 8 काउंटर। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को करके नहीं देखना है, आप लोगों को करके देखते जाना है। मैंने 4-5 स्टेट करवाया, उसके बाद मैंने एंड सिमिलरली करके लिख दिया, लेकिन अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो मॉड आया है वो कितना आया? 8 आ गया।
लेकिन अगर मैं n फ्लिप फ्लॉप के लिए एग्जांपल दूं तो मॉड क्या आता है आपका 2n। ठीक है, मॉड हमेशा आपका किसके इक्वल आएगा, यहां पर 2n के इक्वल आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर भी आप समझ गए होंगे कि टोटल आपकी 4 बिट मैंने ली थी, 4 फ्लिप फ्लॉप हमने कंसीडर किए थे, तो जो मॉड आना चाहिए था वो 16 आना चाहिए था, लेकिन मॉड हमें क्या मिला, 8 मिला। दैट मींस अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो मॉड आना चाहिए था 2 की पावर n, लेकिन मॉड हमें मिला 2n। तो नंबर ऑफ वे स्टेट कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ वे स्टेट आपके हो जाएंगे यहां पर 2 की पावर n माइनस 2n। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? ठीक है, तो देखो ये जो आपके दो काउंटर्स है ना, ये जो आपके दो काउंटर्स हैं, ये थ्योरिकल काउंटर है, मतलब इसको लाइक अ थ्योरी ही ट्रीट करना है। लेकिन इसके अच्छी बात क्या होती है कि इससे आपको ना प्रोसेस क्लियर हो जाता है। प्रोसेस अब आपको समझ में आ गया कि पहले सबके एक साथ इनपुट देने हैं, फिर सबका एक साथ आउटपुट लेना है। अब यहां पर मैं कुछ डिफिकल्ट टाइप के फिगर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इनको यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं, आप अच्छे से नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर डी फ्लिप फ्लॉप बहुत हो गया, ये लेना हमारे लिए मजबूरी थी क्योंकि ये थ्योरी थी एक तरह से। अब यहां पर मैं टी फ्लिप फ्लॉप लूंगा, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद फिर मैं आपको सीक्वेंस डिजाइन भी सिखाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको पढ़ाया था सिंक्रोनस काउंटर में कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, अप या डाउन जरूरी नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, सिंपल नहीं है मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो आप कर जाओगे। देखो ध्यान से, T0, T1, T2, T3, 1, और यहां पर ये मैंने पूरा का पूरा बना लिया, Q3, Q2, Q1 और Q0। और यहां पर अब क्या सिचुएशन आपकी बनेगी, क्लॉक मैं ले लेता हूं, सबको एक साथ क्लॉक पल्स आपकी मिलेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका फिगर है, अब इसका हमें ना मॉड का एनालिसिस करना है। तो इनिशियल स्टेट पे 0 0 0 0 ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, देखो इसके लिए ना ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एनालिसिस होगा। देखो रिंग काउंटर में तो आप डी ही यूज करोगे, रिंग काउंटर में तो आप डी ही यूज करोगे, लेकिन जो आप पूछ रहे हो ना वो आप इससे बहुत अच्छे समझ पाओगे। अभी हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट यहां पर क्या निकल कर आता है। ठीक है, रिंग काउंटर का बेसिकली जो एम है वो क्या है मैं आपको समझा देता हूं। रिंग काउंटर का एम वही है जो आपने वो पढ़ा था ना, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर पढ़ा था, कि हर एक बार में एक बार शिफ्टिंग होती है। तो रिंग काउंटर वही है कि जो आपका 1 है जो आपने यहां पे लिया वो यहां शिफ्ट होगा, फिर वो यहां शिफ्ट होगा, मतलब एक तरह से आपको सीरियल शिफ्टिंग करनी थी। तो वो मीनिंग था आपका रिंग काउंटर का, वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए वहां पर हम डी फ्लिप फ्लॉप ले रहे थे। लेकिन अब जैसे मैंने यहां पे टी फ्लिप फ्लॉप लिया है, तो अब आप देखो रिजल्ट को, यहां पर फिर से ध्यान रखना Q3 आपका MSB है, क्वेश्चन में मेंशन होता है, बिल्कुल वरी मत करना, और Q0 आपका LSB है। तो देखो मैंने लिखा भी वैसी है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो होता क्या है एग्जाम में। एग्जाम में लेट सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स के कम का नहीं आएगा, लेकिन होगा क्या कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी एक लिमिट होगी ना, टाइम हम 5 मिनट दे सकते हैं मैक्सिमम, वैसे तो 3 to 4 में हो जाना चाहिए, तो उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो आपको ना हमेशा एक थंब रूल बनाना आना चाहिए। जैसे आप एक बार सर्किट को ऑब्जर्व कर लो, बार बार फिर सर्किट को देख के टाइम वेस्ट मत करना, इनपुट्स देख लो आप क्या क्या है आपके। ठीक है, T2 की वैल्यू क्या है आपकी, Q1 Q0 है, और T3 की वैल्यू क्या है आपकी, Q2 Q1 और Q0 है। ठीक है, देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो T फ्लिप फ्लॉप होता है उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। जब T की वैल्यू 1 होती है तो प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये पॉइंट आप सबको पता है, और जब T की वैल्यू 0 होती है तो प्रीवियस एज इट इज रहता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, बार बार आप सोच नहीं सकते हो, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। तो अगर आप देखोगे मैंने आपको क्या सिखाया है, सिंक्रोनस काउंटर में आपको क्या करना है, पहले सबके हर एक क्लॉक पल्स के लिए इनपुट डिसाइड करने हैं,
और फिर एक साथ आउटपुट लेने हैं, ठीक है। मतलब कभी भी ऐसा मत करना कि किसी एक का आउटपुट ले लिए फिर अगले का इनपुट डिसाइड कर रहे हो, गलत हो जाएगा। तो पहले आराम से बैठो, क्लॉक 0 वाले आउटपुट जो आपने अज्यूम किया उसका इस्तेमाल करो, और क्लॉक 1 के लिए पहले सबके लिए इनपुट डिसाइड करो, ठीक है। देखो T0 हमेशा 1 रहेगा, कांस्टेंट है 1 पे, तो इसका मतलब ये वाला आउटपुट हमेशा आपका कॉम्प्लीमेंट होगा ही होगा। T1 जो है Q0 है 0, T2 भी 0, T3 भी 0। देखो थंब रूल बनाने पे आओगे ना तो ये भी बना सकते हो कि अगर आपका T1 0 है, T1 0 है तो T2 T3 भी 100% 0 होगा। क्यों? T1 0 होगा तो ये भी 0 0 ही होगा, एंड ऑपरेशन में 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपने सबके इनपुट डिसाइड कर लिए, खाली ये वाला 1 है, इसको तो सोचो ही मत, ये तो हमेशा 1 है तो ये तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। बाकी तीनों आपके 0 थे, तो क्या सिचुएशन आ जाएगी आपकी, बाकी तीनों आपके सेम रहेंगे, खाली ये वाला आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? फिर जब आप क्लॉक 2 के लिए आंसर लिखोगे, मैं 2-3 स्टेप बताता हूं, फिर मैं 1-2 मिनट रुक जाऊंगा, फिर आप लोग ट्राई करना। मेन एम वही है कि आप लोग सीखो, मुझे तो आता ही है ना, मेन आपको सीखना है, तो आप लोग ट्राई जरूर करना अभी का भी। चलो सेकंड क्लॉक पल्स के लिए मैं आपको बताता हूं। सेकंड क्लॉक पल्स के लिए इसका इस्तेमाल करोगे, प्रीवियस वाले का। T0 1 है, T1 क्या है, T1 भी 1 है, T2 क्या है देखो, T2 0 और T3 0, ठीक है। मतलब ये दोनों 1 है, ये दोनों 0 है, तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट होगा, जो भी होगा कॉम्प्लीमेंट कर देना इन दोनों का। तो कितना हो जाएगा, 0 1, और ये दोनों के सेम रहेंगे तो 0 0, ठीक है। अब देखो 3 के लिए भी बता देता हूं, टोटल मैं 5 तक बता देता हूं आपको। चलो 3 के लिए बताऊं तो T0 1 है। अब देखो Q0 0 है ना, तो Q0 0 का मतलब है T1 T2 T3 तीनों के तीनों 0 हैं, तो इसका मतलब खाली ये वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी तीनों सेम रहेंगे, तो 0 0 1 और ये कॉम्प्लीमेंट। 4 का देखो, T0 जो है आपका 1 है, T1 देखो Q0 मतलब 1 है, T2 कितना है, ये दोनों ये भी 1 है, और T3 कितना है, ये तीनों मतलब ये 0 है, तो ये तीनों 1 है और ये वाला क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो 0 है वो सेम रह जाएगा, बाकी तीनों 1 थे तो तीनों के तीनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो 1 0 0। एक बार और बता देता हूं मैं लास्ट, फिर आप लोग करके देखना 2-3 स्टेप। देखो T0 1 है, Q0 0 है, मतलब तीनों 0 है, Q0 जहां भी 0 आएगा ना तीनों के तीनों 0 होंगे, मतलब 1 2 3 का चेंज नहीं होगा, खाली ये वाला चेंज होगा। तो 1 2 3 का चेंज नहीं होना है, खाली ये वाला चेंज होना है, ठीक है। अब आप लोग ना आगे 2-3 स्टेप खुद से करके देखो, जरूरी नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, आप 2-3 स्टेप करके देखो क्या आपका रिजल्ट आ रहा है, क्या आप कर पा रहे हो और क्या स्पीड से कर पा रहे हो, ये बड़ी बात है। अगर कर पा रहे हो तो आप सीख गए, बात खत्म, ठीक है। और मेरी एक बात सुन लो अच्छे से सबके सब, सिंक्रोनस काउंटर में जरूरी नहीं है काउंटिंग फॉलो हो, ये ध्यान रखना। सिंक्रोनस काउंटर में हो सकता है 6 to 7 काउंट फॉलो हो जाए, उसके बाद कुछ अलग ही नंबर आ जाए। सिंक्रोनस काउंटर में एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल, ये आपका कोई फिक्स काउंट सीक्वेंस नहीं है जैसा असिंक्रोनस में होता था। तो ये मत सोच लेना कि आप पूरा 0 से 16 तक लिख दोगे, ऐसा नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा सिंक्रोनस काउंटर में, ठीक है। तो देखो 2-3 स्टेप आप लोग करके देखो और देखो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप लोग कर पा रहे हो खुद से तो फिर हम लोग एंड सो ऑन करके लिख देंगे। मेन आपका लर्न करना है, मेन आपका सीखना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं 1 मिनट और वेट करूंगा आपके लिए, पूरा का पूरा 1 मिनट, एटलीस्ट कोशिश करो 2-2 स्टेप सब लिख लो। टू स्टेप्स सबके सब कोशिश करो। सबके सब कोशिश करो कि 2 स्टेप्स एटलीस्ट आप लिख पाओ। अगर आप लिख पाते हो तो आप सीख गए, और ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी कर पाए ना तो समझ लो फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आई थिंक काफी वेट कर लिया है मैंने 2 स्टेप्स के लिए। तो अब आप लोग एक बार मैच करना, क्या आप लोग लिख पाए हो कि नहीं, और किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं आप ही लोगों के लिए हूं, ये पॉइंट ध्यान रखो ऑलवेज, ठीक है। तो आप देखो 6, यहां पर फिर से Q0 1 है, ध्यान रखना। तो T0 1 हमेशा 1 है,
T1 जो है Q0 है तो 1 है, T2 जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 और T3 जो है वो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन वापस से 0। तो इसका मतलब T2 T3 0 है। हमेशा ध्यान रखना जो नए इनपुट निकालोगे वो प्रीवियस क्लॉक पल्स के आउटपुट का इस्तेमाल करके निकालना, इतना ईजी है। तो T2 T3 दोनों 0 हैं, ये दोनों 1 है, तो ये दोनों 1 है मतलब ये आउटपुट कॉम्प्लीमेंट होंगे और ये दोनों आउटपुट सेम रहेंगे आपके, ठीक है। और एक और करके दिखा देता हूं मैं आप सबको। T0 1 है और देखो ध्यान से Q0 0 है। अगर Q0 0 मतलब तीनों 0, मतलब ये वाला खाली कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी तीनों सेम रहेंगे। तो बाकी तीनों जो सेम रहेंगे लिख दो, ये वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये आंसर देखो क्या आप लोग निकाल पाए थे। अगर आप लोग निकाल पाए थे तो आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और वैसे अब अगर मैं आपको समझा दूं तो एक बात आप अच्छे से समझ लो, नोट कर लो कि यहां पर एक्चुअल में सिंक्रोनस काउंटर में कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट काउंट सीक्वेंस फॉलो हो, लेकिन इस क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया, उसका रीजन ये था कि मैं चाहता था कि आप खुद से सॉल्व करके देखो। तो यहां पर एक्चुअल में 1 0 0 आएगा एंड सो ऑन करते 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 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। ये जो 1 1 1 1 आएगा आपका, उसके बाद 0 0 0 0 आपको मिल जाएगा 16th नंबर की क्लॉक पल्स पे। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा mod 16। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। तो आप सब चाहो तो अभी क्लास के बाद पूरा एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। सबको समझ में आया? देखो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या सबको प्रोसेस समझ में आया? किसी को भी अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो, कहीं भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना आप सब। तो अब मैं इसको यहां पे रिमूव कर रहा हूं और देखो कभी ऐसा हो कि कोई नोट ना कर पाया हो तो देखो हमेशा मैं साइड होता हूं मिटाने से पहले, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो अगर आपको लगता है नोट करना था, आप नोट नहीं कर पाए हो तो अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस काउंटर के अंदर, जैसे मैंने बोला बहुत बड़ा टॉपिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कशन करना है कि कोई भी आपको सीक्वेंस दिया होगा उसको आप डिजाइन कैसे करोगे। तो यहां पर सीक्वेंस डिजाइन के थ्रू पहले हम लोग डिजाइनिंग सीखेंगे, फिर उसका अपोजिट भी सीखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। तो आप लोग यहां पर सीक्वेंस लिखो 0 3 1 2, ये आपको डिजाइन करना है। आपको यहां पर डिजाइन क्या करना है 0 3 1 2 यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये आपका टारगेट है। तो जैसा मैंने आपको बोला सिंक्रोनस काउंटर में एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल। कोई जरूरी नहीं कि 0 के बाद 1 ही आए, 0 के बाद यहां पर 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद वापस से 0 आ जाएगा। तो यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप आपको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप सब एक चीज नोट करो, जब भी आप डिजाइनिंग के लिए जाओगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं इसके 3-4 क्वेश्चन लूंगा, एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाऊंगा इस टॉपिक को। तो आप देखो जब भी आप डिजाइनिंग के लिए जाओगे आप बस ये वॉच करना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये मत देखना कि टोटल नंबर कितने हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3। अब आप ये देखो 3 के लिए मिनिमम कितनी बिट चाहिए, 2 बिट चाहिए, 1 1। लॉजिक क्लियर है? तो यहां से आप डिसाइड करोगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो आपके होंगे यहां पर 2 होंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर देखना। मान लो यहां पर ऐसा कुछ होता 0 3 5 6, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता 6। तो 6 में देखो कितनी बिट चाहिए, मिनिमम 3 बिट चाहिए, 1 1 0 होता है ना 6। तो आपके फिर यहां पर, तो आपके यहां पर क्या हो जाता, आपके यहां पर 3 फ्लिप फ्लॉप लग जाते, ठीक है। यहां पर आपके 2 ही लगेंगे। क्लियर हो गया? तो अब देखो आप करते क्या हो, डिजाइनिंग कैसे करोगे। डिजाइनिंग करने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये पता चल गया कि 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो आप पहले उनके आउटपुट्स लिख लोगे जिनको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। फिर आपको लिखना होता है नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट मतलब अगर आपको याद हो जब मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था तो मैंने लिखाया था ना Qn का Qn+1 होता है नेक्स्ट स्टेट। तो वैसे यहां पर 2 2 है ना, तो मैंने बस प्लस प्लस करके दिख दिया है नेक्स्ट स्टेट, मीनिंग वही है। Q1 का Q1+ है, Q0 का Q0+ है। और फिर होता है इनपुट्स। देखो डिजाइनिंग करने का मतलब होता है इनपुट की वैल्यू निकालना और कुछ भी नहीं है। तो इनपुट्स हमें कौन कौन से लेने हैं, T1 T0,
क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आप टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करिए। लॉजिक क्लियर हो गया? सबको सिचुएशन क्लियर है? तो अब आप यहां ध्यान से देखो, आप सब एक पॉइंट अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लिया मैंने समझाने के लिए। बस एक पॉइंट अच्छे से समझ लो, जो प्रेजेंट स्टेट होगा ना आपका, प्रेजेंट स्टेट, वो आप अपनी मर्जी से कैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जितने नंबर सीरीज में दिख रहे होंगे वो सारे नंबर लिख देने हैं। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो मैं चारों किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं, जैसे मुझे गिनती आती थी मैंने उस ऑर्डर में लिख दिया। लॉजिक क्लियर है? इसके लिए टेंशन नहीं लेना है प्रेजेंट स्टेट के लिए, लेकिन हां जो है वही लिखना, ऐसा मत कर देना जो नहीं है वो लिख दिए। नेक्स्ट स्टेट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेट मतलब क्या करोगे, देखोगे सीरीज को, 0 का नेक्स्ट स्टेट कितना है 3, 3 का नेक्स्ट स्टेट कितना है 1, 1 का नेक्स्ट स्टेट कितना है 2, और 2 का वापस से क्या हो जाएगा 0। ठीक है, गिनती हमें आती है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। लॉजिक क्लियर? उसके बाद अब देखो, अगर हमें प्रीवियस आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट पता हो तो टी इनपुट हमें लिखना है। उसके लिए कौन सा टेबल मैंने आपको पढ़ाया था आज से 2-3 क्लास पहले, एक्साइटेशन टेबल, आपको याद होगा। और टी फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल क्या होता था, दोनों का एक्सॉर। तो अगर आपको T1 लिखना है तो Q1 और Q1 प्लस का एक्सॉर करोगे, T0 के लिए Q0 और Q0 प्लस का एक्सॉर करोगे, कितना हो जाएगा 0 1 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 0 का 1, एक्सॉर में अपोजिट पे 1, सेम पे 0, दैट्स इट। 0 1 का 1, 1 0 का 1, 0 0 का 0, 1 1 का 0। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? तो यहां पे अब जो आप T1 और T0 की वैल्यू लिखोगे, देखो T1 टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन थे, T1 सबके लिए 1 है, तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है। T0 आपको लिखना है तो हमेशा ध्यान रखना, जो इक्वेशन लिखा जाता है वो हमेशा प्रेजेंट स्टेट वाले वेरिएबल के टर्म में लिखा जाता है। जब भी आप डिजाइनिंग करोगे, इक्वेशन हमेशा जो इनपुट का लिखोगे वो प्रेजेंट स्टेट वाले वेरिएबल के टर्म में लिखोगे, मतलब Q1 Q0। इसको तो देखना भी नहीं है इक्वेशन लिखते समय। तो आप देखो एसओपी फॉर्म मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। 1 1 है तो कितना हो जाएगा Q1 बार Q0 बार, फिर यहां पर 1 है तो कितना हो जाएगा Q1 बार और Q0। तो यहां से दोनों से Q1 बार कॉमन आएगा, Q0 बार प्लस Q0 किसके इक्वल होता है 1 के। एक बात ध्यान रखना, बेसिक हम पढ़ चुके हैं ना, तो मैं बेसिक रिपीट नहीं कर रहा हूं यहां पर, वो आपको रिवीजन करना ही होगा। तो यहां पे T1 1 है और T0 Q1 का बार है। ये दोनों बातें कर लेने के बाद अब डिजाइनिंग कैसे होती है, देखो ये चीज बाय डिफॉल्ट थी कि यहां पर आपको सिंक्रोनस काउंटर ही यूज करना था, क्योंकि असिंक्रोनस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस काउंटर है तो सबको क्लॉक एक साथ दोगे, T1 T0 लिख लोगे, Q1 Q0 लिख लोगे, Q1 का बार Q0 का बार लिख लोगे। T1 की वैल्यू कितनी है 1 है, T0 की कितनी है Q1 का बार है। हो गया डिजाइनिंग, फिनिश हो गई डिजाइनिंग हम लोगों की। यही होता है डिजाइन करना, बस और कुछ नहीं होता। क्लियर हो रहा है पॉइंट? डिजाइन करने जब भी आएगा बस यही प्रोसेस है, कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है। और आई होप सब कर पाओगे, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। और हमेशा ध्यान रखना, जेके पे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, क्योंकि जेके अगर होगा तो आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो वहां पर ना एग्जाम में ये भी बात का ध्यान रखा जाता है क्वेश्चन सेट करते समय, कि एक फाइनाइट टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेन आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है यहां पर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब एक बात सुनो, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन आता है। तो उल्टा सीखने के लिए पहले सीधा सीखना जरूरी होता है, ये मेरा हमेशा मानना है। तो अब अगर आप देखोगे एग्जाम में ना, ये होता आपका क्वेश्चन, एग्जाम में ये होता क्वेश्चन, और होते 4 ऑप्शन, होते आपके 4 ऑप्शन इस तरीके के, ठीक है 1 3 2 0, और डी ऑप्शन भी कुछ हो जाता आपका। इस तरह के 4 ऑप्शन होते आपके, और आपको बोलता कि ये जो काउंटर है इसके थ्रू कौन सा सीक्वेंस आप काउंट करने वाले हो। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता, ये नहीं पूछता आपसे, ये पूछता। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुत इजी है। देखो बस करना क्या, फिगर में देखना कि इनपुट की वैल्यू क्या क्या है, वो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगी। T0 Q1 का बार है, T1 1 है, ये देख सकते हैं हम लोग, हमने यही तो निकाला था। उसके बाद क्या करना,
प्रेजेंट स्टेट लिखना, इनपुट लिखना और नेक्स्ट स्टेट लिखना। इस बार आपको इनपुट पता है, यह खास बात है। तो प्रेजेंट स्टेट वही Q1 Q0, इनपुट T1 T0 और ये Q1 प्लस Q0 प्लस। एक बात और समझना, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए ये सब टाइम पास कर रहा हूं, बात समझो। ये सब लिख रहा हूं, एग्जाम में जब आप रफ में कर रहे होगे तो ये सब थोड़ी ना लिख के टाइम पास करोगे आप सीधा कोई भी एक वैल्यू उठाओगे और उसका नेक्स्ट स्टेट देख लोगे, बस इतना जल्दी कर सकते हो आप। 10 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम आपको। तो आप देखो क्या करोगे यहां पर प्रेजेंट स्टेट में ना, आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शन गिवन होंगे उसमें से आप कोई भी एक नंबर उठा लो, कोई भी एक नंबर उठा लो प्रेजेंट स्टेट में। तो जैसा मान लो मैं उठा लेता हूं 3, ठीक है, ऑप्शन में जो नंबर मुझे दिख रहे हैं उसमें से मैं 3 उठा लिया। तो 3 उठाने पर देखूंगा मैं Q1 Q0 1 1 है, तो T1 तो हमेशा 1 है और T0 क्या होता है, Q1 का बार होता है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन थे ना, उस इक्वेशन से मैंने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेट मुझे लिखना है, टी फ्लिप फ्लॉप मतलब एक्सॉर, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हो चाहे एक्साइटेशन टेबल हो, ये तो आपको पता रहेगा एग्जाम में। तो देखो इन दोनों का एक्सॉर Q1 प्लस देगा, तो 1 1 का एक्सॉर क्या होता है 0 और 1 0 का एक्सॉर क्या होता है 1। लॉजिक क्लियर हो गया। तो जब आपने 3 को प्रेजेंट स्टेट लिया और इनपुट कैलकुलेट किए तो जो आपका नेक्स्ट स्टेट आया 1 आया। तो आप देख लो कौन कौन से ऑप्शन में 3 का 1 आ रहा था, इसमें 3 का 0 आ रहा था कैंसल, इसमें 3 का 1 था, इसमें 3 का 2 था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एक ही बार में आपको पता चल जाएगा। हो सकता है पहली बार में 2 ऑप्शन मैच कर जाए, बाकी 2 कैंसिल हो जाए, तो आप एक और ट्राई कर लेना। मैं 1 का निकाल लेता हूं। अगर मैं 1 का निकालूं तो T1 तो 1 ही है, T0 क्या है Q1 का बार, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो फिर से एक्सॉर होगा, तो 0 1 का एक्सॉर 1 1 1 का एक्सॉर 0, तो 1 का नेक्स्ट स्टेट आया है 2, तो 1 का नेक्स्ट स्टेट 2 ही आ रहा है। पॉइंट समझ में आ पा रहा है अच्छे से? मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसका जस्ट उल्टा रहेगा। आपको नेक्स्ट स्टेट वहां पर कैलकुलेट करने होंगे, आपको इनपुट्स की वैल्यू गिवन होगी। प्रेजेंट स्टेट कौन सा लोगे आप, प्रेजेंट स्टेट सीरीज में से कोई भी नंबर उठा के ले लो, वो आपका प्रेजेंट स्टेट है और उसके रेस्पेक्ट में आप नेक्स्ट स्टेट निकाल लो। 1-2 बार करोगे खाली, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, पूरा पूरा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पॉइंट सबको क्लियर हो पा रहा है? किसी को भी अगर कहीं भी डाउट है, क्योंकि ये आपका बेस है, अगर इस बेस को समझ जाओगे तो आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो आप बड़े आराम से समझ पाओगे। सबको क्लियरिटी मिल गई अच्छे से? कहीं भी अगर कोई दिक्कत लग रही है तो जरूर आप पूछते चले जाओ। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट पे करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी थ्योरी और पढ़ाऊंगा। आपने शायद सुना भी होगा सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, लॉकआउट प्रॉब्लम, ये सारी बातें मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू अब क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन संभालिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं बीसीडी काउंटर और मॉड 10 काउंटर, ये आपको यहां पे डिजाइन करने बोला है बाय यूजिंग सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीसीडी काउंटर और मॉड 10 काउंटर और यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप आपको बोला जा रहा है। तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को समझने के लिए जाओगे, देखो आपको सिंक्रोनस काउंटर क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा आप मान के चलो, क्योंकि मॉड 10 या बीसीडी काउंटर तो आप उससे भी डिजाइन कर सकते हो असिंक्रोनस से, क्योंकि बीसीडी में क्या होता है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, पूरा एक फिक्स पैटर्न ही होता है। तो बीसीडी काउंटर अगर आपको डिजाइन करना है मतलब आपको ये चीज डिजाइन करनी है। आई होप सबको बीसीडी पता होगा। बीसीडी मतलब क्या होता है आपका 0 से लेकर 9 तक, 10 to 15 आपका क्या होता है इनवैलिड होता है। ठीक है ना, तो ये मॉड 10 काउंटर क्यों, क्योंकि यहां तक पूरा काउंट करोगे फिर 10वीं क्लॉक पल्स पे वापस से आपको 0 मिल जाएगा, तो मॉड 10 आपका काउंटर हो जाएगा। तो आपको ये डिजाइन करने बोला है, मतलब ये आपका पूरा एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में काफी इजी सीक्वेंस है, क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 एंड सो ऑन ही है, लेकिन फिर भी हमें प्रोसेस वही यूज करना है जो हम लोगों ने अभी देखा है। तो पहला क्या होगा प्रेजेंट स्टेट, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट जो होगा आपका
सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस, फिर आप लिखोगे इनपुट्स। तो इनपुट्स T3, T2, T1 और T0, ये आप यहां पर सिचुएशन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो इसकी बहुत इजी लगेगी हम लोगों को, क्योंकि टेबल अब आप बनाना सीख चुके हो। लेकिन यहां पर जैसा मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर और लॉकआउट प्रॉब्लम के बारे में। तो इस क्वेश्चन को आपको लास्ट तक बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो ये 0 से लेकर 9 तक ये आपका काउंटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, 0 का नेक्स्ट स्टेट कितना है, 1 है, तो आप लिख लो यहां पर। 1 का नेक्स्ट स्टेट कितना है, 2, ये बहुत इजी है लिखने के लिए। 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, फिर 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9 और 9 का वापस से 0। ठीक है, तो ये आपने नेक्स्ट स्टेट भी बड़े आराम से यहां पर मेंशन कर दिया। देखो सुमित, ये जो आपका बीसीडी होता है ना, देखो यहां तो आपको क्वेश्चन ही बोला है कि आपको मॉड 10 मतलब 0 से लेकर 9 तक ही करना है, बस ऐसा मेंशन किया है। लेकिन जो बीसीडी कोर्स होते हैं ना, नंबर सिस्टम एंड कोर्स, अभी वैसे हुआ नहीं है, सीक्वेंशियल सर्किट के बाद आपको दूसरे फैकल्टी टीच भी करेंगे। तो यहां पर ना जो कोर्स होते हैं बीसीडी कोर्स, आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो बीसीडी कोर्स होते हैं स्टैंडर्ड कोड है आपकी, तो 0 से लेकर 9 तक ही डिफाइंड है। उसके बाद 10 to 15 आपके वो इनवैलिड है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ही लेकर चलते हो 0 से लेकर 9 तक। इसके पहले मैंने डिकोडर भी पढ़ा रखा है। डिकोडर भी मैंने बीसीडी कोड में बताया था, मतलब डिकोडर में भी मैंने आपको बीसीडी कोड पढ़ाया हुआ है। डिकोडर के टाइम पे भी हम लोग बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर पढ़ते हैं या बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि बीसीडी कोड स्टैंडर्ड कोड्स है जो 0 से लेकर 9 तक डिफाइंड है। इवन जो ग्रे कोड होते हैं उस पे भी सिर्फ 10 ही कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि हम लोग एक लेक्चर में पढ़ भी सकते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर में जरूर डिस्कशन होगा आप लोगों के साथ। तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे, और वैसे देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस क्वेश्चन में आपको मॉड 10 बोला भी हुआ है, 0 से लेकर 9 तक बीसीडी काउंटर, दैट्स इट। तो अब अगर आप यहां पे सिचुएशन देखोगे तो आपका T3, T2, T1 और T0 है। फिर से आपको यह बात समझनी होगी कि ये आपका T फ्लिप फ्लॉप है, मतलब एक्सॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो इन दोनों का एक्सॉर क्या देगा, ये तो पहले निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग भी करते चलना, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक होगी तो जरूर बता देना मुझे भी। ठीक है, तीनों 0 थे, फोर्थ भी आपका 0 है, फिर ये भी आपका 0 है, फिर ये भी आपका 0 है, फिर यहां पर ये भी आपका 0 है, फिर यहां से चेंज होगा, 0 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 का वापस से 0 और 1 0 का 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर आइडेंटिफाई चीजों को कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखो Q2 वाले को ये आप लोग भी करते चलो साथ साथ में, 0 और फिर आपका 0 0 का वापस 0, फिर 0 0 का 0, फिर 0 1 का 1, फिर 1 1 का 0, फिर से 1 1 का 0 और फिर से आपका 1 1 का 0, 1 0 का 1, 0 0 का 0 और 0 0 का 0। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहां सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करते चलो। फिर आपका Q1 प्लस का आएगा, Q1 प्लस का देखोगे तो 0, फिर यहां पे 0 1 का 1, 1 1 का 0, फिर से 1 0 का 1, 0 0 का 0, 0 1 का 1, फिर आपका 1 1 का 0, फिर आपका यहां पर 1 0 का 1, 0 0 0 0, तो 0 0। ठीक है, और एट लास्ट T0 का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 1 का 1 1, फिर से 1, और ये अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा ना तो ये हमेशा ही 1 आएगा, क्योंकि आपने एक से शिफ्ट किया है बेसिकली, और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर। सो एक बार आप लोग एक काम जरूर कर सकते हो यहां पर कि आप ना सभी की सभी वैल्यू ऐसे ऐसे करके चेक कर लो कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 0 1 में एक आध वैल्यू गलत लिखा जाती है। तो अगर कुछ भी गलती होगी तो आप लोग जरूर मुझे बता देना। T0 के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं कि T0 सही है,
बाकी सबको एक बार आप जरूर से चेक कर लेना, कहीं भी अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप मुझे जरूर से बता देना, ठीक है। चलो अब हमारा टारगेट क्या होगा, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हम लोग एक लेंदी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट मत करो, इसको थ्योरी की तरह ट्रीट करना। देखो यहां पर जैसा हम लोग को बीसीडी काउंटर डिजाइन करना है या मॉड 10 काउंटर डिजाइन करना है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में 0312 था, तो 0312 के केस में जब आप लोगों ने डिजाइनिंग की थी, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने 2 फ्लिप फ्लॉप लिए थे, 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए आपके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते थे, चारों के चारों आप यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पर आपने 4 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं तो 16 कॉम्बिनेशन हो सकते थे, आप सिर्फ यहां पर 10 तक यूज कर रहे हो, 0 से लेकर 9 तक। 10 to 15 आपके क्या है, इनवैलिड है। तो इसलिए जब आप इनपुट्स का आंसर लिखोगे तब आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको के मैप बना बना के लिखना पड़ेगा। यह भी मैंने आपको बहुत डेप्थ में सिखाया है कि जब भी कभी डोंट केयर आए तो हमेशा आपको के मैप ही बनाना है, ठीक है। तो यहां पर 1 by 1 आप लोग भी के मैप बनाते चलो, मैं भी बनाते जा रहा हूं। बहुत बड़ा और लेंदी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। लास्ट तक अगर समझोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। Q3 Q2 Q1 Q0, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्या होता है, Q1 Q0 का बार, देन Q1 बार Q0, देन Q1 Q0, Q1 Q0 का बार, Q3 बार Q2 बार, Q3 बार Q2, Q3 Q2, Q3 Q2 का बार। तो अगर मैं T3 की वैल्यू यहां पर देखूं ध्यान से, तो T3 जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 7 और 9 में 1 है, 7 में 1 है और 9 में 1 है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10 to 15 तक आपका डोंट केयर है, इसी के कारण ही तो हम के मैप बना रहे, वरना हम के मैप क्यों बनाते। तो अगर आप देखोगे, अब सर्कल अगर करने के लिए जाओगे तो ये 4 का एक सर्कल हो रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये 4 का एक सर्कल हो रहा है इस 1 के लिए। तो कितना आंसर आ रहा है यहां पर, अगर इन 4 का सर्कल करोगे, यहां से Q3 आएगा और यहां से कितना आ जाएगा आपका Q0, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो Q3 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा आपका Q0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन 2 का सर्कल हो जाएगा, इन 2 का सर्कल अगर आप करोगे तो Q2 Q1 और Q0 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इन 2 का सर्कल और इन 4 का सर्कल, तो ये आपका आपने T3 की वैल्यू अचीव करी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन की तरह ट्रीट मत करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहां पर। तो T3 की वैल्यू आ गई, फिर T2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ठीक है। देखो के मैप सबको आता है तो मैं इसी में ही बार बार चेंज करूंगा, ठीक है ना, मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर किसी को लगे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले भी सकते हो या साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। T2 की अगर बात करोगे तो T2 जो है आपका 3 पर 1 है, उसके अलावा 7 पर 1 है, देख सकते हो 3 और 7 पे 1 है, ठीक है। तो 7 पे 1 था और किस पे 1 था आपका 1 था यहां पर 3 पर, तो 3 और 7 पे आपका 1 था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू आएगी Q1 Q0, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका चारों का चारों यहां से सर्कल हो जाएगा। और नेक्स्ट है T1, T1 अगर देखोगे तो 1 पे है, फिर 3 पे है, फिर 5 पे है, फिर 7 पे है और 9 पे तो नहीं था ना, नहीं 9 पे नहीं था, वैसे आप लोग भी आंसर चेक कर लेना। तो T1 जो है 1 3 5 7 इन सब पे जो आपका T1 है वो आपका यहां पर 1 1 है। तो मैं अब T1 निकाल रहा हूं, तो T1 आपका 1 पे था, 3 पे था, 5 पे था, 7 पे था, ठीक है, 1 3 5 7। तो अब अगर आप इसे चेक करोगे तो ये तो आई थिंक ये चारों ही हो जाएंगे आपके डायरेक्टली। तो अगर आप इन चारों को आप चेक करने के लिए जाओगे तो आपकी सिचुएशन यहां पर क्या बनेगी, Q3 का बार और यहां से Q0, Q3 का बार और Q0, ये आप क्लियरली यहां से वॉच कर सकते हो, Q3 का बार और यहां से क्या आएगा Q0 आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। और एट लास्ट एक बार लेकिन सबके सब आंसर जरूर चेक कर लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है यहां पर किसी 0 1 में मिस्टेक भी हो गई हो, तो अगर यहां मिस्टेक होगी तो यहां भी हो जाएगी। और एट लास्ट अगर मैं डिस्कशन करूं आपके साथ तो एट लास्ट आप देखो T0 चूंकि पूरा 1 था और यहां पर बाकी जगहों पे डोंट केयर है, तो पूरा का पूरा 16 प्लेस आपका भर जाएगा,
इसका मतलब T0 पूरा बड़ा सर्कल, मतलब आंसर कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि यहां तक पूरा 1 था, 10 to 15 आपका डोंट केयर था। तो ये देखो यहां पर जैसे ही आपने T0, T1, T2, T3 की वैल्यू निकाली, लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था 0, 3, 1, 2, वहां भी आपने ये वैल्यूज निकाली थी। तो ये वैल्यूज निकालते ही आपका डिजाइनिंग वाला पार्ट फिनिश हो गया। तो यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया है। अगर एग्जाम में सिर्फ डिजाइनिंग के लिए पूछा जाएगा तो आपको क्या करेगा, ऑप्शन में ना इनपुट्स की वैल्यू दे देगा। हो सकता है चारों इनपुट आपसे ना पूछे, कोई एक इनपुट की वैल्यू आपसे पूछ ले। तो ये डिजाइनिंग वाला पार्ट हमारा फिनिश हुआ। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला है काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। यहां पर अगर आप देखोगे, जब आप मॉड 10 काउंटर या जब आप 0 से लेकर 9 तक डिजाइन कर रहे थे, तब आपने टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए थे, टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो टोटल चूंकि आपने 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए थे तो 16 कॉम्बिनेशन हो सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन लिए 0 से 9 तक। आपने 10 to 15 को इनवैलिड लिया है। मतलब अगर आप मार्केट से काउंटर लेकर आ रहे हो तो इस तरह के काउंटर से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि वो 0 से 9 तक काउंट करे, उसके बाद वापस से 0 से 9 काउंट करे, वापस से 0 से 9 ही काउंट करे, 10 to 15 वो कभी भी काउंट ना करे। लेकिन होता क्या है, अगर मान लो किसी भी एरर के कारण अगर हमारा काउंटर इनवैलिड स्टेट में घुस गया, इनवैलिड स्टेट कौन से हैं, 10 to 15 है, तो फिर वो कैसा बिहेव करेगा ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना, अगर मान लो ये जो 0 है वो 1 में चेंज हो गया, तो 1 0 1 1 क्या होता है आपका 11। तो अगर वो 1 0 1 1 में घुस गया तो वो कैसा बिहेव करेगा आगे, या वो अगर 1 1 1 1 में घुस गया मतलब 15 में चला गया तो वो कैसा बिहेव करेगा। ये चीजें अब हमें यहां पे लर्न करनी है। तो यहां पर मैं कुछ चीजों को हटा रहा हूं ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। इन सारी चीजों को यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं। कहीं भी कोई भी थ्योरी में अगर डाउट होगा तो आप पूछते चलना, प्रॉब्लम है नहीं। तो अब आप ध्यान से देखो, यहां पर टेबल हम लोग एक बनाएंगे, उस टेबल का नाम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ एक टेबल बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर प्रेजेंट स्टेट को लोगे जितने आपके इनवैलिड स्टेट थे। इनवैलिड स्टेट कौन कौन से थे, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इनवैलिड स्टेट थे 10 to 15 तक। हमारा काउंटर डिजाइन हो गया है, अब हम कुछ अलग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद देखो, जो आपने काउंटर डिजाइन किया है तो आपको इनपुट सब पता है यहां पर। तो जो इनपुट्स पता है T3, T2, T1 और T0, उनकी वैल्यूज अब हम लोग यहां से फटाफट निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से क्या क्या होगा। जो T0 है वो तो हमेशा आपका 1 होगा, इस पे कोई डाउट है नहीं हमें। जो आपका T1 है वो कितना है, Q3 बार Q0। देखो बहुत इजी है, Q3 बार Q0 है ना, तो यहां से Q3 का बार जो है वो हमेशा ही 0 होगा। क्लियर। और जो T2 है वो कितना है आपका Q1 Q0। तो Q1 Q0 मतलब मल्टीप्लीकेशन है 0 1 0 0 0 1। और एट लास्ट T3 जो है Q3 इंटू Q0 है और Q2 Q1 Q0 है। ठीक है, तो यहां से Q2 Q1 Q0 यहां पे 1 है तो 1 हो जाएगा, और उसके अलावा Q3 Q0, उसके अलावा देखो Q2 Q1 Q0 सब जगह 0 ही है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो Q3 Q0 को चेक कर लेते हैं। Q3 Q0 0 1 0 1 0। तो ये आपकी यहां पर सिचुएशन जो है वो बनकर आ जाएगी। ठीक है, ये यहां पर आपकी पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो निकल कर आएगी। देखो यहां पर हो सकता है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कि हमने कोई माइनर मिस्टेक भी की हो, लेकिन यहां पर आपको मेन चीज जो है वो किस पे ध्यान देना है, मेन आपको यहां पे ध्यान देने की कोशिश करनी है प्रोसेस पे। ठीक है, प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है। तो प्रोसेस आपका क्या है उसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस आपका ये होता है कि अगर
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी हुई हो, ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या होता है आपका कि आप अब क्या करोगे, यहां से नेक्स्ट स्टेट आप निकालोगे। नेक्स्ट स्टेट क्या होंगे, Q3 प्लस, Q2 प्लस, Q1 प्लस और Q0 प्लस, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले काउंटर डिजाइनिंग कर ली। काउंटर डिजाइनिंग करने के बाद आपने फिर देखा कि 10 to 15 हमारे इनवैलिड स्टेट थे, तो आपने इनवैलिड स्टेट लिए, उसके लिए आपने इनपुट्स की वैल्यू निकाली जो आपके पास था। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, अब नेक्स्ट स्टेट निकालोगे। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, देखो 1 0 का 1, 1 1 का 0, 1 0 का 1, 1 1 का 0, 1 0 का 1, 1 1 का 0। फिर इन दोनों को देखोगे, एक्सॉर ऑपरेशन ना, ध्यान रखना, 1 0 का 1, 1 0 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो जरूर बता देना। 0 था, फिर 1 1 1 1 0, ठीक है। फिर यहां पर 1 1 0, तो 1 1 0, उसके बाद 0, फिर आपका 1 और फिर से 1, तो 0 1 1 और लास्ट 0 1 का 1, 1 1 का 0, 0 1 का 1, 1 1 का 0, 0 1 का 1 और 1 1 का 0। तो आई होप मैंने सही किया है। इतना बड़ा कैलकुलेशन है ये हमारा, क्योंकि देखो कंसेप्ट वाइज गलती नहीं होगी, मेन गलती जो होती है वो 0 1 में होती है, हम सबसे होती है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। तो आप लोगों को बिल्कुल केयरफुल रहना है। और आई थिंक ये आंसर देखकर ऐसा लग रहा है, बस इस आंसर में देखो, अब ध्यान से मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूं। देखो ये जो टेबल मैंने बनाया है, जैसे मैंने बोला कि हमें यहां पर मॉड 10 काउंटर डिजाइन करना था जो 0 से लेकर 9 तक काउंट करे, लेकिन मॉड 10 काउंटर के लिए 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करने के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट हुई हम लोगों को, जिससे कि टोटल 16 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। इसका मतलब 0 से 9 तक तो हमने यूज किया, लेकिन जो आपका 10 to 15 था वो आपका क्या था, इनवैलिड स्टेट था। तो अगर आप मार्केट से ऐसा कोई काउंटर खरीद के लाए, तो फिर अब आप यहां पर यह चेक कर रहे हो कि अगर गलती से, काउंटर का काम तो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक काउंट करना है, लेकिन अगर गलती से काउंटर ने 10 काउंट कर लिया तो फिर क्या होगा। तो आपने देखा इस काउंटर का इस्तेमाल करके कि अगर गलती से काउंटर ने 10 काउंट किया तो उसका अगला स्टेट होगा 11, और 11 का अगला स्टेट कितना है आपका, 6 है। गिनती आनी चाहिए सबको। अगर गलती से काउंटर ने 12 काउंट कर लिया तो 12 का अगला स्टेट कितना है, 13, लेकिन 13 का अगला स्टेट कितना है, 4। गलती से अगर काउंटर ने 14 काउंट किया तो 14 का अगला स्टेट है 15 और 15 का अगला स्टेट है 2। इसका मतलब क्या है, आप इनवैलिड स्टेट के नेक्स्ट स्टेट देखकर ये समझ पा रहे हो कि अगर गलती से काउंटर ने कोई इनवैलिड स्टेट काउंट कर भी लिया तो एक स्टेट छोड़ के या उसी स्टेट में वो वापस से वैलिड स्टेट में जंप कर रहा है। आप देखो ना, अगर उसने 10 में एंटर किया तो 10 का 11 गया, लेकिन 11 से 6 चला गया। 6 क्या है, वैलिड है। 11 से डायरेक्ट 6 गया, 12 से 13 गया, लेकिन 13 से 4 गया, 4 वैलिड है। 13 से यहां पे डायरेक्टली 4 जा रहा है। 14 से 15 गया, 15 से डायरेक्टली 2 गया, 2 अगेन वैलिड है। इसका मतलब ये जो काउंटर है ना, ये अगर गलती से अगर आपका इनवैलिड स्टेट में एंट्री ले भी लिया तो एक या दो स्टेप के बाद अपने आप बिना कुछ किए वैलिड स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरह के काउंटर को बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर है और यहां पर लॉकआउट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकआउट की प्रॉब्लम क्या होती है वो हम लोग आगे और सीखेंगे, लेकिन अभी भी सीख सकते हो कि अगर गलती से वो इनवैलिड स्टेट में जाता और उसके बाद अगर वो इनवैलिड स्टेट में घूमता रह जाता तो उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ लॉकआउट। तो उस समय क्या करना पड़ता, उस समय फिर आपको काउंटर को रीसेट करना पड़ता, मतलब वापस से बंद करके चालू करना पड़ता। तो वो सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है, अगर इनवैलिड स्टेट में एंट्री ले भी लिया तो एक या दो स्टेट के बाद वो वैलिड स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरह के काउंटर आपके कहलाते हैं सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, और यहां पर लॉकआउट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, बहुत सारे सब क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा एक साथ, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में प्रॉब्लम आती हैं। तो क्लास में तो आप सब कुछ पढ़ोगे ना, सबको क्लियरिटी मिल गई अच्छे से। किसी को भी अगर कहीं भी छोटा भी डाउट हो रहा हो तो आप जरूर क्लियर करना।
और अब यहां पर इसी टॉपिक के ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं ताकि आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। लेकिन मीनवाइल आप लोग देखो इस प्रॉब्लम को, अगर इस प्रॉब्लम में आपको लग रहा है कि 1% भी डाउट हो रहा है तो आप अभी का अभी क्लियर करो। हमेशा ध्यान रखो आप यहां पे सीखने के लिए आए हो, तो किसी को भी जितना भी छोटा डाउट हो आपको पूछ के क्लियर जरूर करना है। क्लियर? चलो एक और प्रॉब्लम सेम कंसेप्ट पे, 0 3 5 6 यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। बोलने की यहां पर तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यू हैव टू यूज सिंक्रोनस काउंटर, बिकॉज 0 के बाद 3 असिंक्रोनस तो काउंट नहीं कर सकता। दूसरी बात यहां पर क्या है आपके लिए, दूसरी बात यहां पर आपके लिए यह है कि कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे बड़ा नंबर देखो कितना है 6, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको लगेंगे 3। तो पहले तो हम डिजाइन ही करेंगे, उसके बाद फिर लॉकआउट और सेल्फ स्टार्टिंग का भी कंसेप्ट एनालिसिस करेंगे। यहां पर क्यों करेंगे ये समझो आप। देखो यहां पर 0 3 5 6 टोटल 4 नंबर है और कितने फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो 3, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से कितने कॉम्बिनेशन आपके बन सकते थे, 3 फ्लिप फ्लॉप से आपके टोटल कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकते थे 8। 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके टोटल आपके यहां पर 8 कॉम्बिनेशन बन सकते थे और आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर 4 कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल करने वाले हो। चूंकि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने वाले हो, इसलिए यहां पर भी इनवैलिड स्टेट आपके आएंगे, और चूंकि आपके यहां पर भी इनवैलिड स्टेट आएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर और लॉकआउट की प्रॉब्लम का एनालिसिस जरूर करें। तो आप ध्यान से अब देखो, सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट लोगे, नेक्स्ट स्टेट और इनपुट्स। पहला पार्ट होगा डिजाइनिंग का, तो Q2 Q1 Q0 Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस T2 T1 T0, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, ये आपने 0 3 5 6 सबका सब आपने मेंशन कर लिया। सेम प्रोसेस है, स्टार्टिंग काफी सिमिलर होगा, एक्चुअल में प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा इजी भी रहेगा, इतना लेंथी नहीं होगा। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, तो 0 का नेक्स्ट स्टेट कितना है 3, 3 का कितना है 5, 5 का कितना है 6 और 6 का वापस से 0। अब आपको बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा कि टी फ्लिप फ्लॉप मतलब एक्सॉर ऑपरेशन, तो कितना हो जाएगा 0 0 का 0, 0 1 का 1, 0 1 1 1 1 1 और T0 का 0 1 0। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, यहां पर ये आपका 1 था एक्चुअल में, 1 फिर आपका 0 फिर आपका 1 और फिर 0। ठीक है, तो ये हमारी यहां पर सिचुएशन निकलकर आ जाएगी। काफी इजी है ये कंसेप्ट आपके लिए अब, क्योंकि रिपीटेशन ही है, लेकिन कुछ नया जानने को मिलेगा लास्ट में, यकीन मानो। तो अगर आप देखोगे अब, तो हम लोगों ने प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और इनपुट्स, इन सब का डिस्कशन कर लिया। अब आप बड़े आराम से यहां पर के मैप बनाकर अपना आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पर तो और भी ज्यादा इजी के मैप होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके 3 वेरिएबल्स हैं, आप चेक कर सकते हो। यहां पर मैंने बताया है कि प्रेजेंट स्टेट के टर्म में ही आपको लिखना है, तो टोटल आपके 3 वेरिएबल हैं। के मैप हमें अच्छे से बनाना आता ही है, तो बस आप जल्दी से के मैप बनाओगे और अपना आंसर यहां पर निकाल लोगे। ठीक है, रिपीटेशन जरूर है क्वेश्चन में, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा लास्ट में। देखो T2 को देखो कहां कहां पे 1 है, ध्यान देना, ये 3 है ना, ये 3 है, तो 3 पे 1 है और 6 पे 1 है, तो 3 पे 1 है और 6 पे 1 है। T2 की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। एक और बात ध्यान रखना कि यहां पर चूंकि 3 फ्लिप फ्लॉप आपने यूज किए, मतलब टोटल 8 कॉम्बिनेशन है। 0 3 5 6 अगर वैलिड स्टेट है जो कि डिजाइन करने हैं, तो इनवैलिड कौन कौन से होंगे 1 2 4 7। 3 बिट्स का यूज करके आप टोटल 0 से लेकर 7 तक जा सकते थे। ठीक है, तो 1 2 4 7 आपके इनवैलिड हैं, इस बात पे कोई डाउट हमें रहना नहीं चाहिए। ठीक है, जो डिजाइन कर रहे हैं उसको पूरा छोड़ दो, उसके बाद 3 वेरिएबल से जो बन सकते थे वो पूरे के पूरे इनवैलिड हो जाएंगे।
तो के मैप जब आप बनाओगे फर्स्ट वाले के लिए T2 के लिए, तो T2 का आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लो, यहां पर Q1 आपका आंसर आएगा, ठीक है, के मैप Q1 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर आप T1 को देखो T1 जो है चारों पे 1 है और बाकी चारों डोंट केयर हैं, तो पूरा 8 का 8 1 हो जाएगा, तो T1 1 ही रहेगा। T0 को अगर देखो, T0 को, तो T0 वैसे तो यहीं से समझ में आ रहा है लेकिन मैं फिर भी कर देता हूं। T0 देखो 0 पे 1 है और 5 पे 1 है, तो देखो जो T0 है आपका वो 0 पे 1 होता, ठीक है, 0 पे 1 होता और किस पे 1 होता आपका, 5 पे 1 होता, तो आपकी सिचुएशन क्या बनती, 0 पे 1 होता आपका और यहां पर 5 पे 1 होता, तो ये सर्कल बन जाता आपका। जैसे ही आप ये सर्कल बनाते तो आपका आंसर क्या आता, Q1 का बार। वैसे यहीं से दिख रहा था 0 1 0 1 1 0 1 0, तो Q1 का बार, दैट्स इट। तो ये डिजाइनिंग वाला प्रोसेस फिनिश हो गया। देखो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं ना, डायग्राम वैसे आप बना भी सकते हो, उसका मेन एम वो है नहीं। तो डिजाइनिंग जैसे ही आपको बोलेगा एग्जाम में, तो डिजाइनिंग के लिए क्या करेगा, चारों ऑप्शन में ये तीनों इनपुट आपको दे देगा, आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दोगे, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है डिजाइनिंग का। लेकिन यहां पर मेरा टारगेट डिजाइनिंग के बाद का है। डिजाइनिंग के बाद का क्या है, टेबल फॉर चेकिंग फॉर लॉकआउट। मैंने लास्ट टाइम टेबल का नाम नहीं बताया था ना, अब मैं आपको टेबल का नाम बता रहा हूं। टेबल कौन सा टेबल है आपका, लॉकआउट चेक करने वाला टेबल। तो वो कैसे चेक करते हैं, मैंने क्या समझाया था अभी अभी आपको, कि एक बार अगर आपने काउंटर डिजाइन कर लिया, एक बार अगर आपने काउंटर डिजाइन कर लिया, तो उसके बाद फिर आपको इनपुट्स की वैल्यू पता है, तो आप क्या करोगे, आप उसी काउंटर का इस्तेमाल करोगे जिस काउंटर का काम था 0 3 5 6 काउंट करना। लेकिन आप ये चेक करना चाहते हो कि अगर गलती से वो काउंटर 1 2 4 या 7 काउंट करने लगे तो फिर वो कैसा बिहेव करेगा। गलती से अगर ये 0 1 बन गया तो 4 में अगर वो एंट्री ले लिया तो फिर वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। वो बिहेव कैसा करेगा ये जानना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम ये टेबल बनाते हैं। इसी काउंटर के लिए बनाओगे, ऑब्वियसली बात है, जो आपके पास है। तो इस काउंटर के इनपुट्स पता है आपको, T2 किसके इक्वल है, Q1 के, तो 0 1 0 1, T1 आपका 1 के इक्वल है और T0 अपोजिट है T2 का, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से एक्सॉर, तो 0 0 का 0 1 1, क्लियर है। उसके बाद 1 0 1 0, उसके बाद 0 0 1 1, ठीक है। तो यहां पे अब अगर आप सिचुएशन को देखोगे या समझोगे तो आप क्लियरली समझो, यहां पर अगर गलती से काउंटर 1 में एंट्री लिया तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 2 2 में लिया तो नेक्स्ट स्टेट होगा 4 4 में लिया तो नेक्स्ट स्टेट होगा 7 7 लिया तो 1। मतलब अगर गलती से ये वाला काउंटर एंट्री ले लिया किसी भी इनवैलिड स्टेट में तो हमेशा ही वो इनवैलिड स्टेट में घूमता रहेगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में 1 या 2 स्टेप के बाद यहां पर आपको वैलिड स्टेट दिखाई दे रहा था, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। गलती से अगर वो किसी भी इनवैलिड स्टेट में चला गया तो वो इनवैलिड स्टेट में ही घूमता रह जाएगा, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लॉकआउट, ठीक है, लॉकआउट प्रॉब्लम कहते हैं। और यहां पर ये जो काउंटर है ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस काउंटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, क्योंकि अगर वो इनवैलिड स्टेट में एक बार एंट्री लिया तो लगातार वो आपका इनवैलिड स्टेट में घूमता रहेगा। खुद सोचो ना, आपने मार्केट से काउंटर खरीदे, आप उसको भरोसे में छोड़ के चले गए घर से और वो इनवैलिड चला गया एक बार, तो बस वो इनवैलिड ही घूमता रहेगा, तो काउंटर का पूरा रोल ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर ये इनवैलिड स्टेट में चला गया तो आपको उसको दोबारा बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा। जबकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि अगर वो इनवैलिड स्टेट में चला गया तो वो 1 या 2 स्टेप के बाद अपने आप वैलिड में वापस आ जाएगा, आपको कुछ छेड़ने की वहां पर जरूरत नहीं थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये जो लॉकआउट की प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता था। तो देखो, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशन ली जा सकती है। वो प्रिकॉशन क्या है,
वो भी मैं आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से सुनना। पहले आपको ये पूरा क्लियर हो गया अच्छे से सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब वो प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन आपकी ये है कि आप क्या करो, आपको जैसे ये काउंटर डिजाइन करना है, ठीक है, आपको ये काउंटर डिजाइन करना है जो कि 0 3 5 6 काउंट करे। तो आप क्या कर सकते हो, जो इनवैलिड स्टेट है आपके पास उनका कंट्रोल आप पहले से ही अपने हाथ में रखो, उनको कहीं और जाने मत दो। देखो हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस पर हमने क्या किया था, हमने पूरा फोकस 0 3 5 और 6 पर रखा, हमने 1 2 4 7 पे कोई फोकस रखा ही नहीं, उनको खुला छोड़ दिया कि भाई आपको जहां जाना है आप वहां जाओ। लेकिन अगर हम काउंटर को डिजाइन करते समय ही इनवैलिड स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में रख लें तो फिर हम उनको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आपको जहां जाना है वहां जाओ। ये आपका इनवैलिड था, ये आपका इनवैलिड था, ये इनवैलिड था और ये इनवैलिड था। तो जो 0 का है वो तो 3 है, वो ठीक है। 3 का कितना है, 5 है, वो भी ठीक है। 5 का कितना है आपका, 6 है, वो भी ठीक है। और 6 का कितना है, 0 है, वो भी ठीक है। लेकिन जो जो आपके इनवैलिड है ना उनको खुला मत छोड़ो। देखो आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन में लॉकआउट की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, भले अभी आपको पता है, आपने चेक कर लिया है, लेकिन डिजाइन करते समय आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका जो एप्लीकेशन है जिसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी गलती आप मतलब वो नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, यहां पर डिजाइन ही ऐसा करोगे कि जो आपके इनवैलिड स्टेट है उनका कंट्रोल आपके हाथ में, उसको खुला मत छोड़ो। मतलब उनका नेक्स्ट स्टेट आप एक वैलिड स्टेट ही दे दो, उनका नेक्स्ट स्टेट आप एक वैलिड स्टेट दे दो। और अगर वैलिड स्टेट आपका 0 0 0 है तो वो सबसे इजी होता है, ठीक है। 0 0 0 देना कंपलसरी नहीं है, एक वैलिड स्टेट देना कंपलसरी है। तो अगर आप उन सब के नेक्स्ट स्टेट एक वैलिड स्टेट दे देते हो तो उस सिचुएशन में फिर अगर वो काउंटर गलती से किसी इनवैलिड स्टेट में चला भी जाएगा तो चूंकि आपने डिजाइन ही ऐसा किया है काउंटर को कि वो ऑटोमेटिकली इसके बाद 0 0 0 पर ही जाएगा, आपने उसको खुला छोड़ा ही नहीं है तो वो कहीं और जा ही नहीं सकता। मतलब यहां पर आपने कोई भी डोंट केयर नहीं छोड़ी है, ये बात आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। यहां पर आपको फिर से वापस से अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने 3 4 बार ये काम अब कर लिया है तो बार बार सेम चीज करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट जो था वो मैं आपको देना चाहता था। आई होप सबको क्लियरली यहां पर समझ में आया होगा लॉकआउट और सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर का कंसेप्ट, ठीक है। अगर किसी को भी कहीं भी कोई भी डाउट हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो, मैं पूरा आपके लिए वेट कर रहा हूं 5 मिनट्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टारगेट रहेगा, हम यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। वैसे आज भी क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा था और नेक्स्ट लेक्चर में अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। पहले सिंक्रोनस ही अभी और पढ़ना है, उसके बाद असिंक्रोनस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी के माइंड में अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो तो आप पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गया कि सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर और लॉकआउट प्रॉब्लम क्या होती है? इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए, मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिया ताकि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो सेशन फिर हम लोग एंड करते हैं। मैं स्टिल 1 मिनट और वेट कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ भी डिस्कस करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर तो एंड करते हैं सेशन आज का। थैंक यू।